So let's begin the class now. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया। तो आज जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आगे देखेंगे और वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट वी स्टडीड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन कौन से हैं? दे आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो जो भी बात हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, देखना बेटे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जाना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। वन इज एक्स एक्सिस, अदर इज वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज द जेड एक्सिस। So these are the 3 mutually perpendicular axes in the Cartesian coordinate system. अब देखो ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और फिर आपने क्या पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप हो गया, तो निगेटिव एक्स में हो जाएगा माइनस आई कैप। उसी तरह से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है द यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इज के कैप। तो ये बात हमने पढ़ा था। सो वी स्टडीड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास। अब जो है बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर को हम किस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए। सो रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर का आप 3 तरीके से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक तो आप पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में। 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो बेटा जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है इसमें आप अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग देख रहे हैं तो 1D कहते हैं। स्ट्रेट लाइन को आप 1 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा, एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को आप क्या कहते हो? 1 डायमेंशन कहते हो। और स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? यू नीड ओनली 1 एक्सिस टू डिस्क्राइब or represent 1D. 1D means 1 dimension. Okay, 1 dimensional जो है 1 dimension को आप 1D भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आप पढ़ते हैं प्लेनर। ओके, प्लेन, और प्लेन को आप कहते हैं 2 डायमेंशन। Got this point? प्लेन मतलब एक प्लेनर सरफेस। जैसे कि प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है प्लेनर सरफेस। जैसे कि बेटे आप अगर यहाँ पर बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस में, मैंने आपको 1D के बारे में बताया। 1D मींस स्ट्रेट लाइन एंड फॉर 1 डायमेंशन you need only 1 axis to describe or represent 1D. ओके, एंड प्लेन मतलब क्या हो गया? प्लेन का मतलब हो जाता है सरफेस। प्लेन मींस सरफेस। तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है।
So for plane you need 2D or 2 dimension. So what will happen in that case? So what you will see here, प्लेन के केस में 2 डायमेंशन होता है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी. यू नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर axis to describe 2D. तो 2 डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है. कौन से दो एक्सिस हम ले सकते हैं बेटे? कोई भी दो एक्सिस हम चुन सकते हैं. एक्स वाई एक्सिस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर होता है. वाई एंड जेड एक्सिस ले सकते हैं, या फिर एक्स एंड जेड एक्सिस भी ले सकते हैं. सो आइदर ऑफ द या एनी ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आप चुन सकते हैं एज पर योर चॉइस इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द टू डायमेंशनल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इन अ क्वेश्चन इन अ प्लेन. अब जो है लास्ट में आता है 3 डायमेंशन, दैट इज स्पेस, है ना. स्पेस या वॉल्यूम कहो, स्पेस या वॉल्यूम, है ना. इसको आप क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन, ठीक है बेटा. तो स्पेस या वॉल्यूम जो होगा वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, और 3 डायमेंशन में किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ती है. मतलब एक्स, वाई और जेड, इन तीनों एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है बेटे? यस सर. ओके, वेरी गुड. सो इन स्पेस का मतलब वॉल्यूम और 3 डायमेंशन. सो व्हाट वी डू इन 3 डायमेंशनल स्पेस? यू नीड all the 3 mutually perpendicular axis, okay, to describe the motion in 3 dimension. So I think this point I have made clear to you. अब जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, this Cartesian coordinate system will be a strong tool for you people. This Cartesian coordinate system will be a strong tool for you people in order to describe the problem in 3-dimensional space. Are you getting this point? So it will be a strong tool, and we will be using this tool to describe the problems, है ना. तो फिजिक्स में हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेना पड़ सकता है. स्पेशली यदि प्रॉब्लम वेक्टर से रिलेटेड है तो मोर और लेस आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेना ही पड़ता है. तो दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाइल यू स्टडी फिजिक्स, ओके, स्पेशली वेक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए. तो ये बात आप समझ रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू कंप्लीट द नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप नोट कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे करके वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे. ओके बच्चों, सो प्लीज कंप्लीट योर नोट. एवरीवन कंप्लीट योर नोट नाउ.
हेलो। हाँ, ये क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, जल्दी कहिए करने के लिए, 9:15 से ही था ना। ओके बेटे, सो देखिए, हम लोगों ने अभी तक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने कल पढ़ा था। उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं अभी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप लोग क्या देखोगे, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। देयर आर okay, so there are 3 mutually perpendicular axes। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, there are 3 mutually perpendicular axes which are x axis, y axis और z axis। हमने यूनिट वेक्टर के बारे में लास्ट में जाना था कि i cap, j cap and k cap are the unit vectors along positive direction। ध्यान रखना है, along positive direction of x axis, y axis एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बेटे हमने पढ़ा, आज हमने ये जाना कि 3 डायमेंशनल स्पेस को जो है हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो 1 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी फिनोमिना हो रहा है, जैसे मोशन ही मान लीजिए, अगर बेटे कोई मोशन मान लो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधी रेखा पर हो रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो 1 डायमेंशनल मोशन के लिए आपको क्या चाहिए, 1 डायमेंशनल मोशन के लिए यू नीड ओनली 1 एक्सिस टू डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट द मोशन इन 1D। उसी के बाद हमने पढ़ा प्लेन और 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए क्या चाहिए, यू नीड 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 2 डायमेंशन के लिए क्या चाहिए, यू नीड 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस टू रिप्रेजेंट द और डिस्क्राइब द मोशन। फिर आपका 3 डायमेंशन मींस वॉल्यूम या स्पेस। तो स्पेस में 3D स्पेस में अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको तीनों एक्सिस का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तभी आप 3 डायमेंशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए बेटे, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 1 डायमेंशन दैट इज अलोंग 1 एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ। उसी तरह -x, -y या -z में भी देख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 1 डायमेंशन में विल स्टडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का जो है वो आपको पढ़ने में हो सकता है कि एक क्लास और लग जाए। ओके, आज हम लोग 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में वेक्टर के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को करना सीखेंगे। सो लेट्स डू दैट नाउ। ये कंप्लीट हो गया, आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके बेटे, एवरीवन हैव कंप्लीटेड दिस? यस सर। ओके, अगर नहीं हुआ है किसी का, देन आई कैन गिव 1 मिनट टाइम, सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। ये डायग्राम आप बना चुके हैं लास्ट क्लास में, इसको नोट करना हो तो कर लो। देखो, अब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम जानेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना बेटा। सो वी विल स्टडी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेक्टर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जान रहा हूं इन वन डायमेंशन, ठीक है, इन वन डायमेंशन, है ना। अगर आपको किसी वेक्टर को एक एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना है तो आप उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको समझिए। तो वन डायमेंशन के लिए आपने क्या पढ़ा है, यू नीड ओनली वन एक्सिस टू डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट द वेक्टर इन 1D। तो जैसे कि मान लो कि इफ वेक्टर ए इज अ वेक्टर along positive x-axis and its magnitude is a। अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, किसके along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे क्या है, मैग्नीट्यूड ए है, तो हम इस वेक्टर को देखो क्या लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। अब बाबू देखना इधर कि ये जो वेक्टर है, जिस वेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर किधर है, दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिंस वेक्टर ए इज along positive x axis, therefore a कैप क्या हो जाएगा, a कैप विल बी इक्वल टू आई कैप। ये बात समझ में आया सभी को कि a कैप आई कैप क्यों होगा। यस सर। ठीक है बेटे, देखो a कैप तो बस नाम है, पर एक्चुअल यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप है। तो चूंकि ए वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज आई कैप। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, ये देखो इस वाले से, ये वाला दिख रहा है, इस वाले से जो है इससे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए, और यूनिट वेक्टर क्या हो गया आई कैप। ठीक है, ए आई कैप, तो ए आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है बेटा, वेक्टर है। अब हम यहाँ पर जो ए है इसको हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, नया टर्म आ गया। ठीक है, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर समझो ए को हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसलिए वेक्टर का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट मतलब पार्ट। ओके, तो वेक्टर का सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही पार्ट होगा, वाई और जेड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेक्टर लिया है वो एक्स में लिया है। अगर ये वेक्टर निगेटिव एक्स में होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं, तो इसको नोट करिएगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस का, तो ध्यान दीजिएगा। सम एग्जाम्पल्स यू विल सी नाउ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस इज 10 न्यूटन आई कैप, इट रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ये बात समझा, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है तो आई कैप। इसी तरह से बेटे अगर मैं कोई डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, लेट एस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, निगेटिव एक्स में, तो मान लेते हैं 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, और चूंकि निगेटिव एक्स में है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -20 मीटर आई कैप।
-20 मीटर आई कैप। तो यहाँ पर आई कैप के साथ जो भी आता है उसे आप क्या कहते हैं, जो भी आई कैप के साथ रिप्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, -20 मीटर हो गया, है ना। और -20 मीटर, चूंकि एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, निगेटिव का मतलब एक्स में वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो चलो बच्चों इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज एग्जांपल्स माइनस आई कैप। ओके, so you all note down these examples। इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। चलो बेटे सभी कोई नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आप वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को वन डायमेंशन में कर सकेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखना बच्चों। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स mathematically। So you have to represent the following vectors, you have to represent the following vectors mathematically। तो इन सभी वेक्टर्स को जो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इनको आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। सो द फर्स्ट वेक्टर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यू हैव टू रिप्रेजेंट 10 मीटर पर सेकेंड velocity along 10 meter per second velocity along negative y एक्सिस। 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी किधर है निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो चलो रिप्रेजेंट करोगे आप लोग। फिर दूसरा मैं दे रहा हूं 15 न्यूटन, 15 न्यूटन फोर्स along पॉजिटिव जेड एक्सिस। तीसरे नंबर पे मैं दे रहा हूं 5 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम along नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो चलिए बेटे क्वेश्चन को लिखिए एंड डू दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखकर रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ गया तो फिर हम 2D पे बढ़ेंगे। कम ऑन डू इट, एवरीवन डू दिस वेरी क्विकली। So dear students, please do this now। करो बेटे इसको।
Sir, momentum symbol is P, no? हाँ Capital सिंबल, P. देखो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं बेटे, पी से किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. कैपिटल पी, स्मॉल पी, जो भी स्मॉल पी यूज कर लो, है ना बेटा। बिल्कुल, अगर आप ए से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लिख दीजिए मोमेंटम इक्वल टू वेक्टर ए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए करिए, पर अलग अलग के लिए अलग अलग, जैसे अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मेजर आप सभी बुक में देखेंगे कि ए से रिप्रेजेंट करता है ना। कोई कोई बुक में देखेंगे जैसे इरोडोव है, इरोडोव इज अ वेरी, है ना, जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे होंगे उनके लिए इरोडोव के क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा, मेडिकल वालों को भी कुछ क्वेश्चंस इरोडोव के मैं कराऊंगा, तो वो लोग देखेंगे कि वहां पे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, है ना, रशियन किताब है तो वहां डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस तरह से बहुत सारे फॉरेन बुक्स हम लोग करेंगे, जैसे कि वो भी बहुत सेलेक्टिव बुक करेंगे, ये नहीं कि 10 तरह की किताबों को पकड़ लिया और किया कुछ भी नहीं, है ना, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। वी हैव टू डू वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन बुक्स, है ना, वैसे बुक्स को करने हैं जिसको करने से कि आपका सिलेक्शन और रैंक बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाए, ठीक है बेटे। वी डोंट हैव टू शो द वर्ल्ड कि व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। तो शो ऑफ के लिए पढ़ाई नहीं करना है, नॉलेज के लिए और रिजल्ट के लिए पढ़ाई करनी है, ओके। तो ये काम करेंगे, ये नहीं कि 10 किताब खरीद लिया, है ना, और एक भी किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, एक एक करके करेंगे। 10 किताब हम भी पढ़ेंगे लेकिन 1 बाय 1 करेंगे, एक को कंप्लीट फिर दूसरा, दूसरा कंप्लीट फिर तीसरा, ओके। तो बहुत काम करना है, बी केयरफुल, और सिस्टमैटिक तरीके से करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। कम ऑन डू दिस, करो बेटे। हो गया सभी का? Yes, sir. Okay, very good. So I'm going to describe this question, although simple it is. I hope everyone have been able to do this question. So now I am going to describe it. चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो मुझे जहां तक याद आ रहा है क्वेश्चन मैंने जो दिया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इज आउटवर्ड। पहले क्वेश्चन में क्या था, इट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड जो भी था, चलो अलोंग वाई एक्सिस, है ना। क्या था, पॉजिटिव वाई था या निगेटिव वाई था? नेगेटिव Negative Y. निगेटिव वाई में दिया था, तो 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, तो निगेटिव वाई का मतलब इधर हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपको, मान लो वेलोसिटी है तो v से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। और ये देखो डायरेक्शन ऐसे चाहो तो आप दिखा सकते हो, है ना, मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं कहा था, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, और निगेटिव वाई में है तो माइनस आई कैप, तो हाउ मच इट विल बी, माइनस, Sir, J cap, no. sorry, yeah, very good, it will be j cap minus 10 meter per second, and this will be j cap, okay, वही है ना, तो j cap आएगा, थैंक यू। उसके बाद दूसरा वेक्टर क्या था बेटा, व्हाट वाज द सेकंड वेक्टर? 15 Newton force along positive Z axis. 15 15 Newton force. 15 न्यूटन, तो देखो जेड एक्सिस बाहर वाला जो है, आउटवर्ड इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो दिस इज द पॉजिटिव, so we will take here, so this is the force, and this force is 15 newton along positive z axis, so it will be 15 newton z axis
So it is k cap. So you can see it is coming outward in the positive z axis. So this is 15 Newton k cap, and the third one was 5 kg meter per second along negative y axis. So 5 kg meter per second along negative x axis. So this is the positive x axis, this is positive y axis, and this is positive z axis. तो नेगेटिव x क्या हो जाएगा, नेगेटिव x इधर हो जाएगा. तो you can represent like this. So this is momentum. So momentum P 5 kg meter per second and minus I cap. So minus I cap it is. So how much you can write? Minus 5 kg meter per second I cap. So this will be your vector. So this is your momentum vector. So are you getting this point? How to represent? So the answers are, your answer, finally answer are, first one, this is how much? Minus 10 meter per second J cap, and the second one, it is force, and that is 15 Newton K cap, and the third one is momentum. So this is your minus 5 kg meter per second, and J cap, K cap, and this is I cap. So are you getting this? So you will see that this much we have done. इसको कर लो बेटे, अच्छे से कर लो, complete it. Sir, even with the graph also we have to represent or directly as you have done. हाँ बेटा, नहीं जरूरी नहीं है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है? ओके सर, ओके बेटे ये बस समझाने के लिए किया. जब मैथमेटिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ग्राफ में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे, है ना बेटे? सर. यस सर. ध्यान रखिएगा. ओके. हाँ, ये तो अभी आप सीख रहे हैं, तो शुरुआत है, तो बिगिनिंग में हम लोग चीजों को ग्राफ पे देखते हुए चलते हैं, है ना, ताकि आपको पता हो कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ग्राफिकली भी, है ना. अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड while doing the mathematical solution of the problem involving the vector quantity. So please do it. Now we are going to mathematical representation of vector में 2 dimension. Okay. 3 डायमेंशन भी समझ सकते हैं, तो एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा अभी समझाने का, फिर आगे दोबारा से वो आएगा 3 डायमेंशन. तो लेट्स मूव टू द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ vector in 2 dimension. अच्छा यहाँ देखो, यहाँ जैसे एक बार फिर से वापस आते हैं पिछले क्वेश्चन पे, तो यहाँ जैसे आपको क्या लिखा है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप. इट इज रिटन एज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. इट्स रिटन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप. तो व्हाट डज इट मीन? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप का मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. तो मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकेंड. देखो 2 टर्म होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है कंपोनेंट. मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग चीज है, कंपोनेंट डिफरेंट चीज है ना. कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट जो है वो बच्चों को समझने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय आपको भी लगेगा, है ना. 2-3 क्लास में समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कंपोनेंट के बारे में जो है डिस्कशन करूंगा. ओके. तो जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, देखो बेटे, यहाँ पर जे कैप के साथ जो भी आएगा वो क्या होगा, वॉट एवर विल अपीयर विद जे कैप दैट विल बी द जे कैप. माइनस जे कैप नहीं, ध्यान से सुनो, वॉट एवर विल अपीयर विद जे कैप दैट विल बी द y component, and whatever will appear with the I cap will be the x component, and whatever will appear with the
k कैप विल बी द z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को देखें तो j कैप के साथ क्या आ रहा है, j कैप के साथ आ रहा है माइनस, you can see that with j cap it is coming minus 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर का यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया y कंपोनेंट। उसी तरह से सेकेंड वेक्टर में फोर्स वाले में 15 न्यूटन जो हो गया वो z कंपोनेंट हो गया क्योंकि k कैप के साथ आ रहा है। और ये थर्ड वाला देखिए आप लोग, इस थर्ड वाले में आपको क्या दिखेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट आई कैप, आई कैप है यहाँ, तो आई कैप के साथ जो भी आएगा वो x कंपोनेंट हो जाएगा। तो मोमेंटम का x कंपोनेंट क्या हो गया, -5 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया आपका कितना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स का हो गया 15 न्यूटन और मोमेंटम का हो गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, क्लियर sir. है? हाँ, कंपोनेंट के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए, है ना, मेरा यही काम है कंपोनेंट सिखाना अभी आपको। ओके, कंपोनेंट आप 1 से 2 क्लास में चलते चलते धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल जो है आपको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप उस तरह से समझो। देखो, तो ये हो गया 1D में रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D। तो 2D में कैसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझिए। So now we will see the mathematical representation of the vector in 2D. So how we can represent in 2D? तो बेटे आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी भी वेक्टर को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हो तो उस केस में क्या होगा, whenever you represent a vector in 2 dimension तो उस केस में आपको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एनी ऑफ द 2 एक्सिस। ठीक है बेटा, यानी कि एक प्लेन में, अगर प्लेन मतलब सरफेस, अगर आप एक प्लेन में अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। एंड कौन से 2 एक्सिस आप ले सकते हैं तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये आपका चॉइस है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे, क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि कौन सा एक्सिस लेने हैं तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो उस केस में आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 एक्सिस ले करके वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर कि जैसे कि मान लो अगर आपका वेक्टर XY प्लेन में है तो मैं XY प्लेन से ही बात करना शुरू करता हूँ। Let us say that this is y axis and this is x axis. So this is the positive direction of x axis, this is the positive direction of y axis. अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये कोई वेक्टर है, if this is the vector, I am taking a vector here, so everyone focus on the vector now. देखो बेटे, ये वेक्टर मैंने लिया है, this is the vector. ये देखो दिख रहा है ये वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है आपका O से लेकर के A, लेट अस कॉल दैट दिस इज वेक्टर A। ये वेक्टर A है, ओके, ये वेक्टर A है। तो इस A वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि थोड़ा दूर हम x में चले जाएं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दूर आप x में चले जाओ, है ना, बिल्कुल इधर इतना दूर तक के लिए। देखो ये वाला पार्ट, लाइक दिस, ओके। तो इस पार्ट को आप कहेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उसके बाद आप y के अलोंग चले जाइए परपेंडिकुलरली,
तो ये वाला जो पार्ट आपका कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएगा, और इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो टोटल वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर एडिशन जस्ट हम 2D और 3D के बाद पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो पहले रिप्रेजेंटेशन समझ लो। तो इस पार्ट को मैं नाम दे देता हूं ax, a सब्सक्रिप्ट x, सब्सक्रिप्ट मतलब नीचे में लगा दिया। तो ये सब्सक्रिप्ट क्या बता रहा है कि वेक्टर का x कंपोनेंट है, x में वेक्टर कितना है वो बता रहा है। तो x के अलोंग आपका जो हो गया ax हो गया, और y के अलोंग जो हो गया वो कितना हो गया ay हो गया। ओके, तो जो x के अलोंग कितना हो गया ax, तो x के अलोंग कितना है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप लगा करके। तो आपका जो टोटल वेक्टर हो जाएगा, द कंप्लीट वेक्टर x कैन बी रिटन है ax आई कैप प्लस ay j कैप। ध्यान से देखो बेटा, क्या हो जाएगा ax, x में कितना आप गए हैं, x में आप मूव किए ax, और y में कितना मूव किए हैं ay। तो x में आपका हो गया ax, और x में डायरेक्शन कैसे बताते हो आई कैप से, सो इट विल बी ax आई कैप, और उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए ay j कैप। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द वेक्टर a। सो वेक्टर a इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप। ये xy प्लेन में हो गया, दिस वेक्टर इज इन द xy प्लेन, this vector is in this vector is in xy प्लेन। अब ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है यहां पर कि आपने क्या रिप्रेजेंट किया, वेक्टर a इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप। तो यहां पर हियर x is equal to x component of vector a, and ay is equal to y component of vector a। तो x को आप क्या कहते हैं, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से बेटा ये जो ay आपको दिख रहा है, ये ay भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, वी विल सी सम एग्जांपल, लेकिन उससे पहले देखो ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो जानते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इसको ओ ए एंड लेट इट बी बी। तो ओ ए बी ट्राइंगल देखो, सो ओ ए बी ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें OB क्या है, OB इज रिप्रेजेंटिंग AX एंड AB इज रिप्रेजेंटिंग AY। तो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो OA के लेंथ के बराबर होगा ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। वी हैव स्टडीड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो। तो यहाँ कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है वेक्टर ए का मॉड या सिंपली ए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाइथागोरस लगा सकते हो आप यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर जो हो जाता है, ए का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका रूट, स्क्वायर रूट ले लोगे। समझे इस बात को, क्लियर हो रहा है, अच्छे से देखो। तो यानी कि आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप क्या लिखेंगे, अगर कोई वेक्टर ए है आपका एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो एक्स और ए वाई का जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो एक पार्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हियर विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा ना। यहाँ देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। दैट्स व्हाई a that is the magnitude of vector will be equal to square root of ax square plus ay square। ओके, यहां तक क्लियर हुआ बेटे? प्लीज रिप्लाई। सर हाँ बोलिए। सर वहां पे जो पहले लिखे आप ए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड जे कैप, हाँ जी, सर इसको न्यूमेरिकली प्रूफ कीजिए तो एक बार कि मतलब दोनों को ऐड करने से इक्वली ए वेक्टर आता है या नहीं। आता है वो एडिशन, एडिशन वेक्टर का एडिशन अभी पढ़ाऊंगा, पहले रिप्रेजेंटेशन सीख लो, है ना। ओके ओके न्यूमेरिकली देख लो, न्यूमेरिकली जो है ना मैग्नीट्यूड वो स्केलर एडिशन नहीं होता है वेक्टर में, समझ रहे हो। जैसे ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं मैं, तुम क्या सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ, वो चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़े समय में। जैसे ये मान लो 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, so this is 5 स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना बेटे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 5, वो नहीं, 3 प्लस 4 7 होता है, तो वो स्केलर एडिशन हुआ, यहाँ सही है सर। वेक्टर एडिशन है, समझे हो। वेक्टर एडिशन, अभी वेक्टर एडिशन हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद समझेंगे, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा फिर वेक्टर एडिशन समझाऊंगा बेटे। ओके, तो यहाँ क्या है, वेक्टर एडिशन जो होता है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ऐसे जानो, अभी आपको थोड़ी देर में वेक्टर एडिशन जानने वाले हो। जैसे ये हो गया, आप मान लो इधर आ गए 2 मीटर और वापस इधर चले गए 2 मीटर, तो मान लो ये एक्स में चले गए, तो ये क्या कहलाएगा, है ना, ये कहलाएगा 2 मीटर आई कैप, और ये हो जाएगा -2 मीटर आई कैप। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर आई कैप -2 मीटर आई कैप, कितना हो जाएगा 0। लेकिन मैग्नीट्यूड जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। ओके, तो वेक्टर एडिशन को डायरेक्शन के साथ लेना पड़ता है, तब वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है बेटे, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन बिल्कुल अलग होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेक्टर की अलजेब्रा आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है। वेक्टर का अलजेब्रा जो है अब आप पढ़ने जाएंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो पहले मुझे ये बताइए कि रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है, बोलो। यस चलिए कोई नहीं, फिर से हम रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे आफ्टर एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम एडिशन ऑफ वेक्टर पे आ जाएंगे। जैसे ही आप एडिशन ऑफ वेक्टर समझ जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। ओके, तो ये चीज आपको हो गया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, चलो ये फॉर्मूले सब लिख लो बेटे, नोट डाउन, इस कॉन्सेप्ट को पूरा रिप्रेजेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं 3 डायमेंशन में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बता करके वेक्टर अलजेब्रा पे आता हूं। once you will start the vector algebra then your concepts will be getting cleared। ओके, तो इसको जल्दी से आप लोग करो, कम ऑन, नोट इट डाउन, बी फास्ट। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए, हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं 3D में भी रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बता देता हूं और उस पर चर्चा हम लोग आगे डिटेल में फिर से करेंगे बेटे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एडिशन और वेक्टर पे आ जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जब ये सारी चीजें डिस्कस होंगी तो सारे जो भी आपके जो हिडन कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर 3D में करके फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन वी विल मूव टू एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो अटेंटिव रहिए, फोकस करिए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके सो बी अटेंटिव। देखो बच्चों 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी चीज को 3D में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ता है। उस केस में जब आप 3D में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ता है। उस केस में आपको तीनों एक्सिस का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के हेल्प से आप किसी भी वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब 3D में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्या करते हैं, रूम का सहारा लेते हैं। रूम है ना, रूम क्या होता है आपका क्यूबॉइड के शेप में होता है ना। ओके क्यूबॉइड के शेप में रूम होता है। तो रूम जो है, जिस रूम में आप रहते हैं, लिविंग रूम के जो डायगोनल है, डायगोनल के हेल्प से हम किसी वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो बेटी मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बना रहा हूँ, आप लोग सभी को अटेंटिवली देखिएगा। एवरीवन should focus on whatever I am doing here। सभी को यहाँ फोकस करो बेटा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये क्यूबॉइड समझ में आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस क्यूबॉइड?
ओके, सो यू लुक दैट दिस इज अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड जो है, जरा इसको ध्यान देना, आगे वाला जो पॉइंट्स है ए, ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ये ओ हो गया, ओ इज द ओरिजिन। उसके बाद मान लो ई एफ जी, ये हो गया, तो ओरिजिन हो गया वो। अब ये क्यूबॉइड आपको देख लो, ध्यान से देखो, क्यूबॉइड का एक कॉर्नर ये हो गया और उसका वर्टेक्स एकदम बिल्कुल डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ए हो जाएगा। तो ओ के डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर है वो ए हो जाएगा। तो दिख रहा है क्यूबॉइड रूम के जैसा है बेटे, तो वेक्टर कौन सा हो जाएगा 3D में, ये वाला वेक्टर हो जाएगा, दिस वेक्टर। ध्यान दीजिए, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन 3D। 3D है, 3D को 2D बोर्ड पे समझना डिफिकल्ट है, सामने रहोगे तो समझा पाएंगे, वरना आपको अपने रूम का सहारा लेना है, वहां पे अपने रूम के हिसाब से सोचिए। ओके, ट्राई टू मेक दिस 3 डायमेंशनल फिगर इन योर माइंड। ओके, तो यहां तक देखो, एक कॉर्नर से बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर जा रहे हैं, तो अपोजिट कॉर्नर तक जाने के लिए क्या करोगे, एक्स में कितना जाना पड़ेगा, एक्स में हमें यहां से चलकर यहां तक जाना पड़ेगा। देखिएगा, एक्स में यहां तक जाना पड़ेगा, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा एक्स कंपोनेंट कहला जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं ए एक्स, इसका नाम दे देते हैं ए एक्स। फिर ये देखो, यहां से वाई की ओर इधर जाओ, इधर चले जाओ, वाई के लोगे ना, वाई एक्सिस है ना, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है, तो ये हो गया ए वाई। और बाहर की ओर कौन सा एक्सिस है, बाहर की ओर जेड एक्सिस है, तो बाहर की ओर ये वाला लाइन आ रहा है। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग ए जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड। अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, एक्स वाले को आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप, दिस इज ए वाई जे कैप, और ये हो जाएगा ए जेड के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस में है। तो आपका कंप्लीट वेक्टर, दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन है, वेक्टर ए कैन बी रिटन है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 3D में। अब देखो, यहाँ पे जो वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है, वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है डायगोनल के द्वारा। वेक्टर को किसने रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर को आप देखोगे कि जो क्यूब है, क्यूब के डायगोनल ने रिप्रेजेंट किया है। तो डायगोनल इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, तो डायगोनल हो गया वेक्टर, और इस क्यूब के जो 3 साइड्स हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट, वो क्या हो जाएंगे, लेंथ आपका हो गया, मान लो हो गया आपका एक्स लेंथ हो गया, ए वाई हो गया हाइट, और ए जेड जो हो गया वो हो गया विड्थ बाहर की ओर। ठीक है, तो एक्स ए वाई एंड ए जेड हो गए आपके वेक्टर के कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, और जेड का जो पार्ट है दैट इज ए जेड, सो दैट इज जेड कंपोनेंट। तो बेटे जो क्यूबॉइड होता है, जैसे कि अगर आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ध्यान से देखना, अगर एक क्यूबॉइड आप बनाते हैं इस तरीके से, ओके, तो क्यूबॉइड आप बनाते हैं ना, तो ये जो क्यूबॉइड बनाते हैं बेटा, तो इस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, यहाँ से ये डायगोनल हो जाएगा ना, ये जो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, डायगोनल आप कैसे देते हैं, तो जैसे मान लो कि ये लेंथ हो गया, और ये हो गया विड्थ, और ये हो गया हाइट, है ना। तो लेंथ विड्थ हाइट इज गिवन, देन द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय square root of
L square plus B square plus H square. So this is the formula of the diagonal of the cuboid. तो इसको क्या करोगे, तो उसी फॉर्मूले से हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। तो जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज इक्वल टू OA हो जाएगा ना, OA जो हो जाएगा डायगोनल, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ठीक है, AX क्या है, AX इज द X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, AY इज द Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड AZ जो है बेटे दैट इज Z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो आपके पास वेक्टर अगर आपको इस तरह से 3D में दिया हुआ है AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर का रूट हो जाता है। ओके, कुछ गया दिमाग में, बोलिए हेलो। हाँ सर हाँ बोलो। सर AX और AXI में क्या फर्क होगा? मैं बताता हूं, ये पहले समझ गया बेटा, ये कुछ गया दिमाग में, ये वाला बताओ सुजल, ये क्लियर है जो मैंने अभी डिस्कस किया? यस सर। ठीक है, सुनो, तो AX और AXI कैप में क्या डिफरेंस है, दोनों X कंपोनेंट है। अगर हम सिंपली X कंपोनेंट की वैल्यू कह रहे हैं तो X कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, X कंपोनेंट की वैल्यू है AX, और आप I कैप के साथ लिख रहे हैं तो मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, I कैप मतलब डायरेक्शन के साथ बता दिया है ना बेटा। तो देखो 1D में तो जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर X में है तो I कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर 3D में वेक्टर है, तो 3D में अगर वेक्टर है तो कौन है आई कैप में, यानी कि कौन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, कौन वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, कौन जेड एक्सिस का कंपोनेंट है, तो उसके लिए आई कैप जे कैप के कैप अलग अलग बताना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 2 मीटर आई कैप माइनस 3 मीटर जे कैप प्लस 4 मीटर के कैप, ये एक वेक्टर है ना, 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप एंड प्लस 4 मीटर के कैप। तो बेटे आप इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 2 मीटर आई कैप प्लस लगा दो और यहाँ कर दो माइनस 3 मीटर जे कैप एंड प्लस 4 मीटर के कैप। तो ये वेक्टर हो गया 4 मीटर के कैप, है ना, तो के कैप इट इज 4 मीटर के कैप, तो ये वेक्टर हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि आई कैप के साथ जो है वो एक्स कंपोनेंट है, तो आई कैप के साथ क्या है, आई कैप के साथ है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर इज द एक्स कंपोनेंट एंड एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, यानी कि आप 2 मीटर किधर गए हैं, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग आप चल के 2 मीटर गए हैं, मतलब यहां से यहां तक आप 2 मीटर पहले गए। एक्स में 2 मीटर जाने के बाद क्या किया, वाई में कितना जाना है, -3 मीटर, तो वाई में -3 का मतलब किधर जाना होगा, नीचे की ओर, तो -3 मीटर, 3 मीटर वाई में चले गए। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस 4 मीटर के कैप, तो प्लस का मतलब कि जेड एक्सिस में किधर जाना है, पॉजिटिव, तो बाहर की ओर 4 मीटर आ गए। ओके, तो यानी कि यहाँ जो है 2 मीटर क्या शो कर रहा है कि एक्स में कितना आपका कंपोनेंट है, -3 मीटर शो कर रहा है कि वाई में कितना कंपोनेंट है, और चूंकि वाई कंपोनेंट में माइनस लगा हुआ है इसका मतलब कि वाई कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई के डायरेक्शन में है। उसी तरह से जेड कंपोनेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में है। ठीक है, ये बात समझ में आया। 2 मीटर कहिए, है ना, सिंपली 2 मीटर लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि एक्स में है कि वाई में है या जेड में है, तो एक्स में है ये बताने के लिए साथ में आई कैप को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ओके, 2 मीटर आप एक्स में, अगर आप ऐसे कहिए कि 2 मीटर इन एक्स, है ना, सिंपली आप इतना लंबा लिखेंगे 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन या 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इतना बड़ा बोलना पड़ा ना, उसकी जगह आप सिंपली बोल दीजिए 2 मीटर आई कैप,
तो इसका मतलब क्या हो गया 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि पूरे बड़े से इंफॉर्मेशन को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सेइंग 2 मीटर आई कैप। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग द आई कैप हियर। ओके, क्लियर हो गया सर फिर ए एक्स स्क्वायर में और उसमें कोई फर्क नहीं है ना आई लिख कर भी? बेटा ये मैग्नीट्यूड है, देखो ये मैग्नीट्यूड है, एक्स स्क्वायर में आई कैप नहीं आ रहा है। आई कैप क्या है? आई कैप वेक्टर, आई कैप बेटा क्या है? यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो ना। वेक्टर और मैग्नीट्यूड डिफरेंट चीज है। मैग्नीट्यूड को वेक्टर के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, समझे। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमने वेक्टर के पास दो चीजें कहा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझो इसको, है ना। ये सारी क्वेश्चंस आपके राइज होंगे, ओके, और धीरे धीरे ये क्लियर होगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। हमने क्या पढ़ा था वेक्टर के डेफिनेशन में कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एक अलग चीज है और डायरेक्शन एक अलग चीज है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो नीचे जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हुआ, यानी कि OA का वैल्यू कितना आएगा? तो OA की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। तो आई कैप नहीं लेना है यहाँ, है ना। मैग्नीट्यूड में आई कैप क्यों आएगा? आई कैप तो वेक्टर है ना, आई कैप इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है? वेक्टर के डायरेक्शन को। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग चीज है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन थोड़ी ही होता है, ये बात गया दिमाग में। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन अलग से है। तो यहाँ पर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ OA इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर आई कैप। आई कैप क्यों आएगा बेटे? वेक्टर में आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिंपली उसकी वैल्यू, लेंथ कितना है। जैसे मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ईस्ट आपका डायरेक्शन हुआ। मैग्नीट्यूड में ईस्ट को कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी, सो यू विल से द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से मैं अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं रब कर रहा हूं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, है ना, ईस्ट वेस्ट वाले एग्जांपल से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2D से समझो, ठीक है, 3D में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2D से समझो। मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में बेटा एक्स एक्सिस ले लो, दोनों को एक साथ बोलते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो एक वेक्टर ऐसे है, क्या ले रहा हूं, मान लो 5 मीटर इधर ले लो, 5 मीटर आप ले लो ईस्ट में चले गए और 5 मीटर आप चले गए वेस्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? O है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो O पॉइंट से आप स्टार्ट किए और आप 5 मीटर मूव कर गए ईस्ट में 2 पॉइंट A, और फिर आप वेस्ट में मूव कर गए 2 पॉइंट B। दिख रहा है अच्छे से? देखो इसको, समझो एग्जांपल को। आप O पॉइंट से चलना शुरू किए, O पॉइंट से चलकर A पॉइंट पे चले गए और A पॉइंट से चलकर B पॉइंट पे चले गए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि OB। तो OB जो हो गया वो आपका फाइनल वेक्टर हो गया ना। तो टोटल वेक्टर OB जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो यहाँ आप OB को क्या लिख सकते हैं? OB कैसे आया? आप एक बार OA चले और फिर AB चले। याद रखो OA का लेंथ बराबर नहीं है। OB, यहाँ पे ध्यान देना, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि OB इज नॉट इक्वल टू OA प्लस AB, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस समझो। OB का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ट्राइंगल का ये साइड इस दोनों सम के OA प्लस AB से छोटा होगा। लेकिन वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन भी आता है। वेक्टर एडिशन का मीनिंग समझिए यहाँ पर। अब हम लोग एडिशन पे आने वाले हैं, तो अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे ही। तो देखो OA का मतलब हो गया आप O पॉइंट से चलकर A पॉइंट पे गए, और AB का मतलब हो गया A से चलकर आप B पे गए। तो टोटल आप कहां से कहां गए? टोटल आप गए O से B। तो O से B आप चाहे कैसे भी घूम करके जाओ, चाहे आप ऐसे इस पाथ से भी जाओ,
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपका ओबी ही होगा, है ना। तो अगर ये मान लो कि आपका 5 मीटर है और ये भी बेटा 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 25 दैट इज 50 का रूट, 50 का रूट हो जाएगा 5 रूट 2, वो भी कितना आ जाएगा 5 रूट 2 आ जाएगा, समझे। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए तो ये हो गया आपको 90 डिग्री पर है, तो ये वो भी हो गया 5 रूट 2, है ना। तो 5 रूट 2 क्या हो गया, 5 रूट 2 मीटर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो आप वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ओके। आप ओबी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ओबी वेक्टर को आप कहेंगे ओए वेक्टर, ओए वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो एक्स में है ना, तो ओए हो जाएगा आपका 5 मीटर आई कैप, और फिर एबी वेक्टर, एबी वेक्टर क्या हो जाएगा 5 मीटर जे कैप, ध्यान दीजिएगा, ओबी वेक्टर हो जाएगा 5 मीटर आई कैप और एबी वेक्टर हो जाएगा 5 मीटर जे कैप। ये बात समझ में आया, 5 मीटर आई कैप 5 मीटर जे कैप, तो ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर एक्स कंपोनेंट है और ये वाला 5 मीटर जो है वाई कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट 5 मीटर और दूसरा वाई कंपोनेंट भी हमने 5 मीटर ही लिया है, तो 5 मीटर है, अलग भी हो सकता है ना। तो ये दोनों 5 मीटर हो गए, लेकिन वो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 क्या हो जाएगा, तो वो ऐसे निकलेगा ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ये करोगे पाइथागोरस से तो क्या आ जाएगा बेटे, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, देखिएगा यहां से आपको आ जाएगा दिस इंप्लाइज ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, है ना। 5 मीटर है ना ये ओए, ओए का मतलब 5 मीटर हो गया ना एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट भी 5 मीटर हो गया, तो 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ओबी स्क्वायर कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज ओबी विल बी इक्वल टू रूट अंडर 50 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज 5 रूट 2 मीटर, क्या हो गया 5 रूट 2 मीटर। तो बेटे 5 रूट 2 क्या है, 5 रूट 2 ओबी का लेंथ है, ओबी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता है, आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए आता है, तो आई कैप जे कैप के कैप से आप क्या समझते हैं कि वेक्टर एक्स या माइनस एक्स में कितना है, वाई या माइनस वाई में कितना है, और जेड या माइनस जेड में वेक्टर कितना है, कंपोनेंट क्या है, ठीक है बेटे। ये बात कुछ गया दिमाग में, कुछ क्लियर हुआ, पहले से बेटर क्लियरेंस है सुजल, यस सर। समझ रहे हैं बेटे कुछ कुछ, चलो बहुत अच्छी बात है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं टाइम कितना हो गया है, ओके वी हैव एनफ टाइम, नाउ वी विल स्टार्ट द वेक्टर अलजेब्रा, है ना बेटा। वेक्टर का 1D 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन नोट कर लिया था, नोट कर लिया था, 3D रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने नोट कर लिया था, नहीं सर। चलो मैं उसको हेजिटेट मत करो, यू कैन फ्रैंकली से, ठीक है कि सर नोट नहीं किया है, मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो, मैं 3D रिप्रेजेंटेशन फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसको आप लोग कर लो, फिर हम लोग आप नोट कंप्लीट कर लो, फिर 2 मिनट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके बेटे। सो मैं 3D रिप्रेजेंटेशन को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
ओके बेटे, देखिए इसको। हाँ बच्चों, तो इसको देखो आप लोग सभी को ही समझो इसको अच्छे से। सबसे पहले हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन 3D में जाना, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जहां पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्या बोला था, आई कैप के साथ जो आएगा उसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे। तो एक्स हो गया एक्स कंपोनेंट, है ना। जे कैप के साथ जो भी आएगा वो वाई कंपोनेंट होगा। पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना, वो चीज ध्यान रखना। फिर एजेड जो होगा वो जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सपोज करो मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू ऑल नो दैट। सो आई एम टेकिंग अ फोर्स, मान लो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप न्यूटन। ये हो गया फोर्स। क्या हो गया, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप न्यूटन। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं एक्स कंपोनेंट देखूं, इससे कंपेयर करूं, तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूं तो फोर्स है तो एफ एक्स हो जाएगा। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 3 न्यूटन, और फोर्स का वाई कंपोनेंट हो जाएगा -4 न्यूटन, एंड फोर्स का जो जेड कंपोनेंट हो जाएगा, जेड कंपोनेंट दैट इज 12 न्यूटन। दिख रहा है सभी को, एक्स कंपोनेंट 3 न्यूटन, 3 न्यूटन हो गया। वाई कंपोनेंट जे कैप के साथ क्या आएगा, -4 न्यूटन, यानी कि वाई एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में है, और जेड में +12 न्यूटन। देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों वेक्टर का, इन दिस वे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी इक्वल टू, देयरफॉर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज √अंडर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 न्यूटन, है ना। इसको देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 9 प्लस 16 25, और 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169 का रूट, 169 का रूट आ जाएगा 13 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है बेटे, समझ रहे हो इसको। हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर है बेटा। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है एक क्वेश्चन में देता हूं और उसके बाद फिर एडिशन और वेक्टर की बात करेंगे। सर हाँ ठीक है, आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ओके, तो आज जो है क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर अगर एक्स वाई या जेड में से कोई भी जीरो होगा तो वो अपने आप 2 डायमेंशन हो जाएगा। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड में से कोई एक जीरो होगा तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, है ना बेटा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ होता 3 आई कैप -4 जे कैप, जेड कंपोनेंट जीरो होता, तो सिर्फ एक्स और वाई में होता ना वेक्टर, तो 2 डायमेंशन हो जाता। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह 1 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट जीरो होगा कोई भी, है ना। देखो आप लोग पकड़ रहे हो, यही चीज जरूरी है ना। यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, कि यही सब चीज जो है वेक्टर में समझना है। छोटी छोटी चीज है बट इन्हीं से वेक्टर क्लियर होता है। सो अगला क्लास और इंपॉर्टेंट होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्लास की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है।
कम ऑन। और अब आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना चीज इजी लगेगा, प्रोवाइडेड कि आप पीछे की चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। अगर आप इतना दूर तक अच्छे से पढ़ लिए तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएंगी आपके लिए। ठीक है बेटे, अगला क्लास हम पक्का आधे घंटे में शुरू करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ। जिनका नोट नहीं कंप्लीट है प्लीज कंप्लीट योर नोट। मैं स्क्रीन को ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। यू जस्ट कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड बाय।